नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला में स्थित निजी आवास में विश्राम के बाद शनिवार सुबह लोहिया डेक हेड कैंप कार्यालय पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को भी विस्तार से सुना और उन समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने आगामी कार्यक्रम के लिए देहरादून के लिए रवाना हो गए। वहीं खटीमा के ग्राम नगला तराई में 2.5 करोड़ की लागत से प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस निर्माण कार्य से न केवल मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी, बल्कि ये क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में विशेष भूमिका निभाएगा। तो मां पूर्णागिरी मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। सौंदर्यीकरण के काम का सीएम ने शिलान्यास किया। सीएम ने 2 करोड़ 44 लाख के काम का शिलान्यास किया है। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को भी करीब 7 से 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हो गई। इस दौरान विशेष आरती और पूजन अर्चना सुबह 6:30 बजे के करीब की गई। इसके बाद मां भगवती गंगा के स्वर्ण विग्रह को उनकी डोली में विराजित किया जाएगा। तो ये खबर आपको गंगोत्री से बता रहे हैं, जहां आज मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। 6 महीने के लिए कपाट बंद हो गए हैं। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम आज सुबह पहुंचे थे और इस दौरान गंगोत्री मंदिर को 7 से 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। शीतकालीन कपाट बंद होने जा रहे हैं मां गंगा के, और मैं अभी मंदिर के प्रांगण में हूँ। इस बार जो यात्रा रही वो ऐतिहासिक यात्रा रही। दोनों धामों में लगभग 15 लाख जो है यात्रियों ने दर्शन किए। ये हम सबका सौभाग्य है और बहुत अच्छी यात्रा। और जो तैयारियां जो इस समय कमियां रह गई है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार इस पे मॉनिटरिंग करते रहे और शीतकालीन का जब पर्व है उसी समय जो नई यात्रा चलेगी और ज्यादा बढ़ेगी, उसको और सुचारू करने के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब उसके लिए जो दिक्कतें आई थी उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं। अब 6 महीने के लिए ये कपाट बंद रहेंगे। हालांकि अब की बार जो यात्रा थी काफी ज्यादा ऐतिहासिक रही। ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता उपेंद्र असवाल का। उपेंद्र, जिस तरह से आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, अब 6 महीने तक ये कपाट बंद रहेंगे, लेकिन अब की बार अगर यात्रा की बात करें तो कैसी रही अब की बार ये 4 धाम यात्रा? साधु की इस समय जो माँ गंगा की जो यात्रा रही काफी अच्छी रही। यहाँ के जो इस समय यात्री रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो यहाँ पे इस समय देखे गए और माँ गंगा के आज जो कपाट है शीतकालीन के लिए 6 माह के लिए बंद कर दी है। 12:14 पर माँ गंगा के कपाट बंद कर दिया। 6 माह तक गंगा जो है वो मुखवा जो अपने जो पास है वहाँ पर वो हाथ से होगी। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि अब की बार यात्रा काफी ज्यादा ऐतिहासिक भी रही और अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए, गंगोत्री धाम में दर्शन पूजन किया। लेकिन आज जिस तरह से कपाट बंद हुए, आज किस तरह से तैयारियां की गई थी? श्रद्धालुओं में कैसा जोश देखने को मिला था? कैसा जोश, कैसा उत्साह? जी मैं आपको बता दूं, जो इस समय जो यात्रा जो लास्ट अंतिम समय जो यात्री जो यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन के लिए जो पहुंचे थे उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। और यहाँ पर जो आज भीड़ थी, काफी भीड़ यहाँ पर माँ गंगा के डोली के साथ ही गंगोत्री से वापसी और माँ
गंगा का जो शीतकालीन जो आवास है वो मुखवा वहाँ के लिए काफी उत्साह के साथ और नगाड़ों के साथ और मंदिर को काफी अच्छी तरह से यहाँ पे सजाया गया था। जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से आज सुबह से, क्योंकि दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, उसके बाद ठीक 12:14 पर जो है मां गंगा के कपाट बंद कर दिए गए थे। ऐसे में जो मां की डोली है अब वो कहां तक पहुंच पाई है और आगे कहां तक जाना है, कितना और रास्ता तय करना है, किस तरह से तैयारियां? जी मैं आपको बता दूं जो माँ गंगा की डोली है वो वहाँ से 12 तक वो अभी पहुंच चुकी है और शाम को लगभग 6-7 बजे जो मुखवा जहाँ पर माँ गंगा की जो डोली रहती है अब निवास 6 माह के लिए यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु जो यहाँ पे दर्शन करेंगे 6 माह के लिए यहाँ पे लगभग शाम तक जो माँ गंगा की डोली है वो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज से मां गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने तक के लिए बंद हो गए हैं। इस साल की अगर यात्रा की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में दर्शन पूजन किया। 6 महीने के लिए अब ये कपाट फिर से बंद हो गए हैं। आज सुबह गंगा आरती की गई और उसके बाद ठीक दोपहर 12:14 पर ये जो कपाट है वो बंद कर दिए गए। वहीं राष्ट्र खेलों की तैयारी में अब खेल विभाग जुट गया है। 10 नवंबर से प्रदेश भर में यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि इसमें स्पोर्ट्स साइंस कैंप विशेष रहेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्र खेलों तक हर 10 दिन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खेल विभाग की ओर से 9 कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रथम चरण में 10 से 14 तक यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान स्पोर्ट्स एक्सपो भी आयोजित होगा। इसमें आयोजित होने वाली सत्रों में स्पोर्ट्स साइंस कैंप लगेगा। इसमें एथलीट और कोचों में परिवर्तन लाने के लिए सत्र बुलाए जाएंगे। ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स साइंस का समावेश किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम में देश भर के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट प्रतिभाग करेंगे और यूथ फेस्टिवल 5 दिन तक चलेगा। दस तारीख को हमारा स्पोर्ट्स एक्सपो शुरू हो रहा है। 10 से 14 तक हम लोग पूरे उत्तराखंड में जो यूथ फेस्टिवल अपना मना रहे हैं उसका थीम इस बार स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स साइंस है। हम लोग मुख्य उद्देश्य हमारा एक एथलीट्स और कोच इनमें जो एक पैराडाइम शिफ्ट होकर कराना चाहे सिस्टम में, उनमें डेल्टा चेंज कैसे ला सकते हैं तो वो साइंस के माध्यम से ही ला सकते हैं। तो उस साइंस का हमें सारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों में उस साइंस को में समावेश करवाने के लिए ये एक स्पोर्ट्स एक्सपो की तैयारी चल रही है, जिसमें कि हम कई भारत से तमाम लोग जगहों से स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट आ रहे हैं जो कि उसमें अपना वक्तव्य देंगे। इसके साथ हमारे तमाम जो रूटीन की हमारे कॉम्पिटिशंस है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वो भी चलती रहेंगी। तो एक 5 दिन का हमारा एक यूथ फेस्टिवल का मेला हो रहा है जिसमें कि फोकस जो रहेगा वो स्पोर्ट्स साइंस रहेगा। वही अब बात कर लेते हैं रुड़की से। बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां मंगलौर में वन माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग से बेखौफ वन माफिया, इस दौरान वन माफियाओं ने काट लिया आम के हरे भरे पेड़। अवैध तरीके से ये पेड़ काटे गए हैं। पेड़ काटकर चांदी काट रहे वन माफिया। वन विभाग को कानों कान इसकी खबर तक नहीं लगी। वहीं वन माफिया सरकारों को हजारों रुपए के राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। मंगलौर के लिब्बर हेड़ी गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वन माफिया आम के हरे भरे पेड़ काट रहे हैं और इस दौरान वन विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। रुड़की से एक खबर, जहां रुड़की के मंगलौर में वन माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग से वन माफिया पूरी तरह से बेखौफ है। वन माफियाओं ने हरे भरे आम के पेड़ भी काटे और अवैध तरीके से ये पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटकर चांदी काट रहे हैं वन माफिया। तो सीधा रुक कर लेते हैं, संवाददाता नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अगर बात करें रुड़की से, ये खबर है जहां वन माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग का ना ही डर है ना ही भय है और कई एकड़ जो है ये पेड़ काट दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं, मंगलौर के पास लिपड़ी गांव का मामला था, जहां पर देर रात वन के तस्कर हैं, उन्होंने हरे भरे आम के पेड़ों पर आग चला दी। इसके बाद सुबह किसानों ने इस बात की सूचना 112 पर दी। जिसके बाद वन स्क्वाड वहां पर पहुंचा और
कुछ मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पर जबकि कुछ जो कटे हुए पेड़ थे उनको भी वहाँ पर कब्जे में लिया है, जिसके बाद अब नरेंद्र, लगभग ऐसे कितने पेड़ हैं जिनकी कटाई हुई है? 7 से आधे पेड़ थे और इनकी जो है तहरीर भी जो है मंगलौर कोतवाली में दी गई है, जिसके बाद पुलिस अब इसमें मुकदमा लिखने की तैयारी कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कि रातों रात इतने पेड़ जो है काट लिए जाते हैं हरे भरे अवैध तरीके से, और कानों कान जो है वन विभाग को खबर नहीं पड़ती? देखिए, वन विभाग की अगर बात की जाए, दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए चलते रात में जो है वन तस्करों ने इस काम को अंजाम दिया। उसके बाद सुबह जब ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने इस बात को लेकर जो है वहाँ पर कॉल किया, जिसके बाद वन स्क्वाड वहाँ पर पहुंचा और उन्होंने तमाम चीजों को इन्हें कब्जे में लिया, जिसके बाद वन तस्कर मौके से भाग खड़े हुए। वहीं अब किसानों की तरफ से जो है मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी थी। बिल्कुल नरेंद्र, जैसा आपने बताया कि अब किसानों की तरफ से तहरीर दे दी गई है, अब आगे पुलिस का क्या कुछ एक्शन? क्योंकि अभी अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई, हालांकि पुलिस का फोन पर जो बात हुई उनका कहना है कि संबंधित मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से है, जहां रातों रात वन माफियाओं का आतंक देखने को मिला और वन विभाग को कानों कान खबर भी नहीं पड़ी और वन माफिया कई पेड़ों को जो है काट ले गए। इस दौरान उत्तराखंड राज्य वैसे तो पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में बेहतर काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है उसका असर अब कृषि पर भी पड़ने लगा है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विभाग के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि सभी जगह पर, चाहे पर्यावरण और पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पर अब कृषि का अध्ययन किया जाए और अगर कहीं पर्यावरणीय असंतुलन के कारण कृषि या फसलों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी रिपोर्ट बनाई जाए। इस दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि अभी तक पर्यावरणीय असंतुलन के कारण फसलों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। ज्यादा फर्क कृषि में ही पड़ता है और हमने अपने कृषि अधिकारियों को, टीचर्स को आदेशित किया है कि आप किसानों से मिलकर, हालांकि अभी तक किसानों के द्वारा ऐसे कोई नुकसान के सूचना नहीं मिली है, लेकिन लगातार हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और ऐसी घड़ी में किसानों के साथ हमारी सरकार देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे पन्नागर हो, बरसार हो, हम इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार पर आगे वाले समय में फसलों को बुआई और पौधों का जो है किस प्रकार से मतलब हम बुआई करें उसके बारे में। वहीं राजधानी देहरादून के दून अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की दीपावली के दिन ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा वार्ड बोर्ड में भी 2 डॉक्टर्स ज्यादा दिए गए थे। वहीं सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि पटाखों से जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल के इमरजेंसी ओटी में 78 केस बर्न के आए हैं, जिसमें से एक क्रिटिकल केस है। उस मरीज को देहरादून अस्पताल में एडमिट किया गया है। त्वचा रोग विशेषज्ञ ने आगे कहा कि 77 केस ऐसे थे जो माइनर बर्न केस थे, जो मोमबत्ती और दिए से जले थे। उनका उपचार कर उनको साथ के साथ घर भेजा गया। इसके अलावा कुछ केस एक्सीडेंट के भी थे, जैसे कि लड़ाई झगड़े के, तो ऐसे केसों का भी निपटारा किया गया। 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए।
सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए धनराज गर्ग का। धनराज, क्योंकि जिस तरह से दीपावली का त्योहार अभी गया है कुछ ही दिन पहले, और ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती है, लोगों जैसे बर्न के केस सामने आते हैं, ऐसे में किस तरह से अस्पताल में तैयारियां की गई थी और किस तरह से केसेस सामने आए? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन कुछ लोगों को इसमें हानि भी उठानी पड़ी, क्योंकि कई जगह ऐसे केस सामने आए हैं बर्न के जो कि पटाखों से जले हैं, दिए से जले हैं और मोमबत्ती से जले हैं। और आप देखेंगे कि डॉक्टर ने साफ तौर पर बताया है कि 78 केस ऐसे राजधानी देहरादून के अंदर निकलकर सामने आए हैं कि जो कि बर्न के केस थे, और जिनमें से 77 केस ऐसे थे कि जिनको इलाज के बाद तुरंत ही घर भेज दिया गया, लेकिन एक मरीज ऐसा है कि जिसकी हालत गंभीर है, जिसको रेफर किया गया, उसको भर्ती दून अस्पताल में किया गया है। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं पहले से ही दीपावली के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर सीएम हो, तमाम ऐसे निर्देश डॉक्टरों को दिए गए थे कि किसी भी तरह का यदि बर्न केस आता है तो उसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और उसको इलाज सही से देना होगा। और वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो थी अस्पतालों की देखने को भी मिली, क्योंकि दून अस्पताल में भी एक बर्न का जो वार्ड है वो अलग से बनाया गया था, जो कि इस तरह के मामले सामने आए उनको इलाज किया गया। और आप देखिएगा कि दोनों अस्पताल की यदि मैं बात करूं तो दोनों अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर लगातार कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल खड़े होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही कहीं ना कहीं डॉक्टरों को सख्त कर चुके थे। और उसके साथ ही बिल्कुल धनराज, कई बार ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि त्योहार का सीजन भी है, कई लोग छुट्टी में होते हैं, कभी कभार स्टाफ छुट्टी पर होता है। ऐसे में अस्पतालों में किस तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि स्टाफ की किसी भी तरह से कमी ना हो, डॉक्टरों की कमी ना हो और लोग जो है उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज बखूबी जो है मिल पाए, सहूलियत हो, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल भैया, देखिए इसको देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पहले से ही बैठक ली गई थी, और क्योंकि दीपावली के त्योहार पर सभी लोग छुट्टी पर रहते हैं, डॉक्टर भी छुट्टी पर जाते हैं, लेकिन 2 डॉक्टरों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी कि वो इस मौके पर कहीं ना कहीं पूरे अस्पताल को देखेंगे। और आप देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं जो पहले से ही प्लान तैयार किया गया था दीपावली को लेकर, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से पूरा अस्पताल को संभालने का काम उन्होंने किया और जिस तरीके से केस बढ़ के आए, लड़ाई झगड़े की आई दीपावली पर, और उनका कहीं ना कहीं इलाज ढंग से किया गया। और आप देखिए इस तरफ एक ही केस ऐसा बचा है कि जिसको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी, बल्कि जो 77 केस थे उनको इलाज के बाद उनके घर भेज दिया गया। और देखिए व्यवस्थाओं की यदि मैं बात करूं तो तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त की गई थी, और उसी का परिणाम है कि जो कि इस तरीके से लगातार जो समस्याएं थी लोगों की उनको दूर किया गया है। बिल्कुल। और धनराज, अब आगे किस तरह से तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे देहरादून के जो मुख्य या प्रमुख अस्पताल है उनकी हो, आगे किस तरह से क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, ये देखिए लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो मंत्री हैं वो लगातार बैठक लेते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह झाले भी लगातार बैठक लेते हुए नजर आते हैं, और तमाम अधिकारियों को, तमाम डॉक्टरों को निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए और किस तरीके से जो मरीज वहाँ पर आते हैं उनके तीमारदार हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाए। और लगातार देखने में भी आता है कि जो डॉक्टर हैं या प्रमुख अस्पतालों की मैं बात करूँ, दोनों अस्पताल की बात करूँ या कोरोनेशन अस्पताल की बात करूँ, तो इन अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाती हैं, और आगे के लिए भी इसी तरीके से प्लान बनाकर कहीं ना कहीं डॉक्टर चलते हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं लोगों को जरूर मिलता है। बिल्कुल, यानी त्योहार के सीजन में किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो मरीजों को या लोगों को ना उठानी पड़े, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी में है, तैयारियां की गई थी और वही हमें दिवाली के दिन देखने को भी मिला। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो त्योहार के सीजन को देखते हुए अस्पतालों में चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, स्टाफ की किसी भी तरह की कमी ना हो और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें ना झेलनी पड़े, इसके लिए अलग से विशेष तैयारियां की गई थी। बर्न स्पेशलिस्ट भी लगाए गए थे, साथ ही बर्न वार्ड भी अलग से देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बनाए गए थे। तो त्योहारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आया, खास तैयारियां की गई थी, खासकर दिवाली के पर्व को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई थी। अस्पतालों में बर्न वार्ड और बर्न स्पेशलिस्ट अलग से लगाए गए थे।
वहीं कॉर्बेट सिटी रामनगर में बम पटाखों की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चे के साथ ही 5 से ज्यादा युवक झुलस गए, जिनका इलाज रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली मनाई गई। कुछ लोगों द्वारा 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाया गया, वहीं कुछ लोगों ने 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया। वहीं दिवाली के पर्व पर रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले 6 से ज्यादा लोग बम पटाखों की चपेट में आ गए। वहीं जानकारी देते हुए रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर तोहिर ने बताया कि रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में 2 दिनों तक दीपावली मनाई गई। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिनों में 8 से 9 केसेस दीपावली में बम पटाखे से जलने से जिनकी चपेट में आए लोगों के सामने आए। जैसे कि रामनगर में दिवाली मनाई गई है, जिसमें कल और परसों हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई है, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर हमारे यहाँ ज्यादातर केसेस आए हैं, जिसमें कुछ 8-9 के लगभग केसेस आए। इसमें रात्रि के टाइम पर भी कल हमारे यहाँ 4-5 केसेस आए थे, जिसमें से एक बच्चा था और 4 बुजुर्ग थे। जी, मेरा नाम डॉक्टर तौहीद है, मैं रामदत्त जोशी अस्पताल में GDMO पोस्ट पे हूँ। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी को उपयुक्त और जनता के पसंद का प्रत्याशी बताया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि मनोज रावत पार्टी के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में की गई घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरेंगी और जनता पहले से ही बीजेपी के शासन में परेशान हो चुकी है। जी, हमारे सबसे उपयुक्त और सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस ने उनको तय किया है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है, जिन नेताओं को वहां पे टिकट नहीं मिला, वो देखिए किस प्रकार से बगावत वहां कर रहे हैं। जो लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया था कि आपको हम टिकट देंगे, उनको टिकट नहीं मिला। अपनी पार्टी से उन्होंने आशा जी को टिकट जो दिया, और निश्चित तौर से हमारे कैंडिडेट सबसे मजबूत हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लोगों के साथ पक्षपात किया, जो विकास नहीं किया, आपदा के दौरान उनको नजरअंदाज किया और चुनाव के समय पे जो घोषणाएं उनकी झड़ी लगा दी, जो धरातल पर उतरने वाली नहीं है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत जी वहां भारी मतों से विजय होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजतपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ नेताओं की सभी तैयारियां पूरी हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और सभी नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं बीती रात को तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी बीट में बाघ के हमले से 65 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक गदरपुर तहसील के ग्राम कोपा कृपाली का निवासी था। जानकारी के अनुसार मृतक बलबीर सिंह वन गुर्जरों के झाले पर सरसों के खेत में बने मचान पर रहकर सरसों की फसल की रखवाली कर रहा था। तभी बाघ लकड़ी के बने मचान से रखवाली कर रहे बलवीर सिंह पर हमला कर
घसीटकर पास के जंगल में ले गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृतक का पंचायतनामा कर शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।